ओके, सो स्टार्टिंग विद अवर स्ट्रक्चरल वैरायटी। प्रीवियसली हमने अपने पास जो काम किया था वो क्या था, हमने एक सैम्पल क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने इवैल्यूएशन कैसे करनी है ये समझा था। एंड वाइल वी आर अटेम्प्टिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मैं कैसे उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करूंगा, हमने वो चीज़ें भी देखी थी। सो आई होप वो चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी। मूविंग नेक्स्ट, आज हम अपने पास यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं। क्योंकि स्पीच राइटिंग के अंदर देखो एक चीज़ बहुत सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे पता हर किसी को है कि मैंने टोन क्या रखनी है, हर किसी को ये पता है कि उसने बात कैसे करनी है। लेकिन एक चीज का फर्क जो ए स्टार स्टूडेंट को बी ग्रेड स्टूडेंट से डिफर करता है वो होता है स्ट्रक्चरल वैरायटी का यूज। अब अगर तुम एक ए स्टार स्टूडेंट हो तो तुम अपने पास स्ट्रक्चरल वैरायटी को उसी तरीके से यूज करोगे। हाउएवर, जो हमारे पास दूसरा स्टूडेंट होगा हु विल स्टैंड अ बिट लोअर एट अ ग्रेड सम ग्रेड्स, वो अपने पास उसको अलग तरीके से यूटिलाइज करेगा। नाउ, तो इसीलिए हम अपने पास स्ट्रक्चरल वैरायटी को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस, अपने पास स्ट्रक्चरल वैरायटी को भूलना मत, क्योंकि इसी टॉपिक की कुछ स्ट्रक्चरल वैरायटीज जैसे कि रिटोरिकल क्वेश्चंस आगे चल के हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग इज कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल वैरायटी तो चलो माना सब यूज करते हैं, लेकिन द मोस्ट ऑफ द स्पीचेस जो मैंने अपने पास आज तक लो ग्रेड स्टूडेंट्स को देखा है उनमें मसला क्या आता है कि वो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल वैरायटी को लेते हैं एंड दे विल लाइक यूज इट रिपीटेडली। जैसे कि कोई ट्रांजिशन वर्ड ले लिया उसने, फर्स्टली सेकंडली अनदर रीजन इज, इस टाइप का उसने एक वर्ड ले लिया, रिपीटेडली उसको यूज कर रहा है। इट विल सीम्स लाइक द पर्सन हु इज राइटिंग इट लाइक अ रोबोटिक मैनर एंड विल मेक इट बोरिंग। इसी वजह से हमें कोशिश करनी है कि अपने राइटअप को एक यूनिक एस्पेक्ट से दिखाना है। उसको हमने अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर राइटअप को दिखाना है, उसको हमें कॉन्फिडेंट फील करवाना है, हमें उसको ऑडियंस को एक ऐसी फील देनी है दैट दे फील एंगेज्ड इन इट, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, जैसे तुम्हें बहुत सारी स्ट्रक्चरल वैरायटी बताऊंगा अभी, जिसमें इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करना है, लोगों को परसुएड करना है, उनको हमें ऐसी फील देनी है दैट वी रियल स्पीकर इन गिविंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। सो इसी के लिए हम अपने पास स्ट्रक्चरल वैरायटी का यूज करते हैं। बस याद रखना इस चीज को कि अपने पास एक ही स्ट्रक्चरल वैरायटी जिसको तुम यूज कर लो उसको बार बार रिपीट मत करना, ठीक है। अपनी ऑडियंस की अटेंशन को यूज, उसको रिदम क्रिएट करके एक फ्लो में उसको लेकर जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अच्छा इंप्रेसिव टोन बनाओ और उसके बाद अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, राइट। स्टार्टिंग विद द नंबर वन, द फर्स्ट स्ट्रक्चरल वैरायटी, दैट इज रिटोरिकल क्वेश्चंस। हेडिंग लिखना, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहली चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम इसको यूज करके क्या इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। सो पहली चीज, हम इसको यूज करते हैं ताकि ऑडियंस की एंगेजमेंट ले सकें। हम अपनी ऑडियंस को हम अपनी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करवा सकें, ठीक है। हम अपनी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करवा सकें, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लिखना कैसे है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसको लिखने का एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कि सबसे पहली चीज, तुमने एक क्वेश्चन डाला, यू पुट अ रिटोरिकल क्वेश्चन एंड देन यू पुट अ कॉमा, देन उसके बाद इमीडिएटली तुमने उसी क्वेश्चन की डेवलपमेंट करनी है। ओके, व्हाट डज आई मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ अ क्वेश्चन? डेवलपमेंट ऑफ अ क्वेश्चन का मतलब तुमने क्वेश्चन लिखा, सही है, एंड देन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमने बता दिया उसके बारे में, राइट। वो होता है तुम्हारे पास क्वेश्चन की डेवलपमेंट। सर की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। राइट डाउन इन अ मैनर, फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज हम अपने पास एक टॉपिक है जू का, हम उसके ऊपर अभी उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने कहा एक पर्टिकुलर इमोशनल एस्पेक्ट से बनाते हैं। कैन वी ट्रूली कॉल आवर सेल्फ, कैन वी ट्रूली कॉल आवर सेल्फ compassionate, compassionate while animals suffer in cages? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जब ये अपने पास पर्टिकुलर एग्जांपल लिखी, सो व्हाट इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से, मैं अपने पास एक इमोशनल एस्पेक्ट से एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। किसके पास? एक ऑडियंस के पास, जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, जो ऑडियंस मुझसे यहाँ पे ये स्पीच एक्सपेक्ट कर रही है। आई एम नाउ गिविंग देम अ सॉलिड पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे पास एक स्पीच का पॉइंट है और ये मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक लेट्स सपोज आई एम अ कैंडिडेट, आई एम राइटिंग अ स्पीच, सो व्हाइल राइटिंग आई एम फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोर। So I consider it as a most important point. I put it in a rhetorical question and मैंने उसको अपने पास यहाँ पे equal importance देने की ट्राई की। And remember one thing, अगर ये मेरे पास एक important question है तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ ही में मैं इसको अपने पास किसी और rhetorical question या फिर किसी और structural variety में एक और दफ़ा बताऊं, but by connecting it with another point, another idea, ताकि मुझे complex development का भी point मिले।
क्या ये बात यहाँ तक समझ आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? यस और नो? फिर क्या थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? या सही। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। इसके अलावा अगेन एक और एग्जांपल चेक करते हैं। नंबर 2, another example. Should entertainment ever come before human well-being? सो अगेन हमने अपने पास यहाँ पे क्या किया, हमने अपने पास यहाँ पे अगेन एक रिटोरिकल क्वेश्चन लिखा ऑन द सेम टॉपिक, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल पुट अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अब समझ में हमें ये आना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। लाइक इफ आई एम यूजिंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन, हाउ इट विल इफेक्ट माय ऑडियंस। द थिंग इज वेरी सिंपल। मेरे पास एक ऑडियंस ऑटोमेटिकली इस इशू के बारे में अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सो वो इसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। इफ आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन, दे विल बी हैविंग अ थॉट इन देयर माइंड, and this will make your speech feel interactive and even more impressive, right? This was our first structural variety. Next आते हैं। क्या ये वाली structural variety समझ आई? इसमें कोई मसला तो नहीं था? Is everything clear up till now? इसका इसका मतलब यही है कि वी हैव टू लाइक आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी आर राइटिंग द स्पीच राइटिंग टू मेक द रीडर think that what will be the answer of that specific question. So those are rhetorical questions. Am I right, sir? Yes, you are. Okay, same. Perfect. So sir, the आगे आ only जाओ। thing I think sir, the only thing that करते was हैं। missing in my speech was this rhetorical questions, right? The next we are having is imagine, या we can say scenario hook। अच्छा भाई, अब इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इमेजिन या सिनेरियो हुक होता क्या है? सो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मैं अपने पास ऑडियंस को उनकी इमोशनल थॉट को लेकर उस सिचुएशन में प्लेस कर देता हूँ। जिससे क्या होता है, जिससे उनको फील वही आती है, यानी आई एम मेकिंग देम फील द सेम पेन दैट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज फेसिंग, राइट? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल है इनसाइड अ जू, ही इज सीइंग एवरीवन enjoying, they are laughing at them। वो अपने पास यहाँ पे बस उसको देख रहे हैं सामने से, and they are just enjoying, the people are enjoying, and that animal उस पे क्या, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, लाइक। सो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस को सेम चीज़ फील कराना, दिस इज द सिनेरियो हुक, या आई कैन से दिस इज द इमेजिनेशन हुक। हम अपने पास एक एम्पैथी, एक इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये लिख लेते हैं, इससे होता क्या है। सो ना दैट इट क्रिएट्स इट क्रिएट्स नंबर वन एम्पैथी, नंबर टू इमोशन, एंड नंबर थ्री स्ट्रॉन्ग हुक, राइट? ये तीन चीजें होती हैं, सही है। अच्छा, अब देखना बहुत गौर से कि इसमें हम अपने पास किस तरीके से इसको यूज करेंगे, राइट? सी भैया, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, जरा इसका स्ट्रक्चर चेक करना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले तुमने अपने पास लिखना है इमेजिन। जैसे कहते हैं ना, यार खुद सोचो इस बारे में, इस टाइप से वर्ड होता है। सिमिलरली वी आर यूजिंग द वर्ड इमेजिन राइट हियर, ताकि मैं बात शुरू कर सकूं। आफ्टर यूजिंग द वर्ड इमेजिन, मैं अपने पास उस सिचुएशन को क्या करूँ, मैं उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करूंगा। एंड मैं अपने पास कोशिश करूंगा, आई विल देन गेट टू द टॉपिक। ये तीन काम करने हैं, सिंपल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल वैरायटी। यानी मैं अपने पास यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, इमेजिन, देन आई विल पुट द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड देन आई विल ट्राई टू कनेक्ट देम टू द टॉपिक। वेरी सिंपल। और ये पता है तुम्हारे पास अराउंड हाफ सेंटेंस में, वन कंप्लीट सेंटेंस में ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स वाई हमें इस पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? जरा इसको एक दफ़ा चेक करना, मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ आए। ऐसा लिखना अपने पास, इस टॉपिक की एग्जाम्पल मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो इसकी एग्जाम्पल लिखना अपने पास, नंबर वन इमेजिन। अच्छा, अगेन मैं क्या सिचुएशन लिखने जा रहा हूँ वो सुन लो। ओके, सो मैं अपने पास यहाँ पे एक सिचुएशन बताने लगा हूँ। अगेन सेम एग्जांपल, जू की एग्जांपल ही ले लेते हैं, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एनिमल्स हैं उनको मैंने वहाँ पे आयरन बार के पीछे ट्रैप किया है, एंड उनकी फीलिंग्स क्या है। मैं उनके ऊपर एक इमोशनल डिजास्टर डालने जा रहा हूँ, चेक करना।
I will write, imagine spending your entire life, spending your entire life, entire life trapped behind barriers, trapped behind the barriers. While, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट करने जा रहा हूँ. While strangers stare at you. और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड में लिख देते हैं, strangers stare at you daily. तो इससे क्या हो गया, इमोशनल हिट मिला. तो उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस ज़्यादा अटेंटिवली कनेक्ट कर पाएगी. इसका होगा तुम्हारी ऑडियंस इमीडिएटली इमीडिएटली उस पॉइंट पर, उस चीज़ पर कनेक्ट करेगी. दे विल अग्री विद यू. इससे क्या होता है, हमारी ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑडियंस हमारी साइड पर आ जाती है, हमसे अग्री करेगी. राइट, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट. अगर तुम इसको सही जगह यूज़ कर लेते हो तो मतलब हमारे पास 70% ऑडियंस तो कन्विंस कर चुके हैं हम. सही, अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी. लेट्स अगेन डू दैट. मैं एक स्कूल के अंदर स्पीच दे रहा हूँ. सही है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, जू से थोड़ा हटके करते हैं. मैं एक स्कूल में स्पीच दे रहा हूँ. माई schoolmates are in front of me, my teachers, principal, they are in front of me, right? So the thing I will be writing is about the bullying. ठीक है, अच्छा टॉपिक है bullying का. bullying के टॉपिक पे लिखते हैं कुछ. तो हमने कहा imagine, हमने वो सिचुएशन डाली, imagine waking up, waking up every morning, every morning afraid, waking up every morning afraid to attend what, to attend the school because of bullying. because of what, because of bullying. ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक और इसका एग्जाम्पल. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ही सेपरेट ना लगे. आई होप इट्स बेटर नाउ. ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास एक और इसकी एग्जाम्पल आ गई. नाउ यू नो इट बेटर कि अब ये हमारे पास क्यों वर्क कर रहा है, बिकॉज नाउ इमीडिएटली इट क्रिएट्स अ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ऑडियंस एंड इट विल इवन गिव यू मोर पावरफुल. राइट. अच्छा भाई, मुझे बताओ क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ आई हैं? इज एवरीथिंग अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, sir. फाइन. अच्छा नेक्स्ट आते हैं. तो इसको अपने पास जरा कॉपी डाउन कर लो जल्दी से. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, द थर्ड स्ट्रक्चरल वैरायटी टॉपिक, वो हमारे पास आता है अबाउट, उसका नाम लिखना अपने पास, दैट इज अ शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट. शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट. अच्छा भाई, अब यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है. अगर तुमने एक दफ़ा शॉर्ट सेंटेंस को सही से यूज़ करना सीख लिया, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ समथिंग जो तुम्हारे पास तुम्हारे राइटर में एक बहुत अच्छा एलिमेंट एड ऑन करता है. यानी इफ आई वुड टॉक अबाउट इट, सो योर शॉर्ट सेंटेंसेस बेसिकली मेक्स योर राइटर मोर ड्रामेटिक एंड इट विल गिव इट मोर कॉन्फिडेंस. सही, जैसे कि तुम एक बहुत शॉर्ट सेंटेंस दोगे, अराउंड 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस, दैट्स इट, वो तुम्हारा एक शॉर्ट सेंटेंस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होगी. पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो अपने पास. ऐसा लिखना, दैट short sentence creates a dramatic effect. Creates what? Creates a dramatic effect. एंड एक और छोटी सी बात लिखना, ये तुम्हारे आइडिया को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, लाइमलाइट. सो ऐसा लिखना, मेक दे मेक इंपॉर्टेंट आइडियाज स्टैंड आउट. ठीक है. सो हमने अपने पास यहाँ पे क्या देखा था, वी वर सीइंग द शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट. ठीक है, सो हमने अपने पास यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस इम्पैक्ट में देखा कि कोई भी शॉर्ट सेंटेंस, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस जिसमें 4 to 5 वर्ड्स हो, अभी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, ताकि उससे हमारे पास क्या हो, हमारे राइटअप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, हमारे राइटअप के अंदर जो भी पॉइंट हम लिखना चाह रहे हैं वो एक अच्छे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. राइट. अब जरा इसकी एग्जाम्पल चेक करना. ठीक है, हमने कहा था कि हम अपने पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक सिचुएशन डिस्क्राइब करें, सिचुएशन डिस्कस करें, जिसमें व्हाट वी आर डूइंग दैट इज कि हम बेसिकली अपने पास यहाँ पे उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे थे. मैंने कहा एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं वहाँ पे, दे आर लाइक अ शो पीस राइट ओवर देयर एंड दे आर नॉट अ ऑब्जेक्ट. अब ये जो मेरे पास वर्ड है जो मैंने कहा दे आर नॉट अ ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्या है, एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है. ये मेरे पास क्या है, एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है. सो इस प्रोमिनेंट स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि दैट एनिमल्स
आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, या फिर मैं अपने पास कहूँ कि भाई वी आर सेइंग दैट कि एनिमल्स आर फ्री एंड दे आर safe over there, but they do not have their freedom. Yeah, I can betterly write or more short sentence that this is not a freedom. ये वो फ्रीडम नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था एनिमल्स के लिए। दिस जस्ट लाइक उनका ख्याल भी नहीं रखा जाता। ठीक है, अब कुछ और ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, इसको यूज भी कर सकते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ पे तुम अपना टेम्पर लूज कर दो तो यू कैन डायरेक्टली राइट इन अ मैनर दैट इनफ इज इनफ। इस टाइप के वर्ड यूज करो, इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करो, दिस विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट। या फिर कोई कॉल टू एक्शन दे रहे हो तो कॉल टू एक्शन के वक्त तुम कैसे अपने पास वर्ड यूज करते हो, जैसे कि वी मस्ट एक्ट नाउ। जैसे कि हम अपने पास यहाँ पे ही कह सकते हैं कि यार बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम दैट इज बीइंग इंक्रीजिंग, लाइक पहले के टाइम में हमारे पास 4 आवर्स 2 आवर्स ये स्क्रीन टाइम होता था, इट वाज कंसीडर्ड एज बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है। नाउ डेज हमारे पास स्क्रीन टाइम इज समथिंग लाइक 12 आवर। मैंने एक बच्चे का स्क्रीन टाइम इट वाज 14 आवर्स। सो दैट इज समथिंग कि हमारे पास बहुत ज्यादा है। सही, सो समथिंग कि अगर हम अपने पास लेट्स सपोज उसके बारे में बात करें, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड बात करें, सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करें, सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ शॉर्ट सेंटेंस। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक पावरफुल इम्पैक्ट जाएगा। एक एम्फेसाइज करना है हमें किसी चीज़ पे तो वो प्रॉपर्ली एम्फेसाइज कर सकते हैं। वी आर एबल टू इम्प्रूव अ परसुएशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एंड इवन तुम्हारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा इस चीज़ से। सही है, बताओ पहले मुझे क्या यहाँ तक की बातें समझ आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? Yes. ओके, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फोर्थ वन। फोर्थ हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, अब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है या हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं इससे? बहुत सिंपल है, चेक करना। Let's suppose I am comparing two sides, right, and two opposite sides, and I'm putting some arguments. देखो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल वैरायटी है, जिससे हमारे पास क्या होता है, वी आर एबल टू पुट अ बैलेंस काउंटर आर्ग्यूमेंट, वी आर एबल टू गिव सम गुड इवैल्यूएशन राइट ओवर हियर। हम अपने पास इसको इवैल्यूएशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ में तुम्हारे पास यहाँ पे जब इसको लिख रहे होंगे तो वी वुड बी एबल टू शो सम गुड इवैल्यूएशन स्किल्स इन इट, राइट। अब यहाँ पे हम इसके सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर इस पर बात भी कर लेते हैं। ऐसा लिखना, contrast shows, contrast that shows two two opposite two opposite sides of an argument, of an argument। ठीक है, अब इससे तुमसे पूछेंगे इससे होता क्या है। तो पहली चीज तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर तुम कोई चीज यूज कर रहे हो तो एट बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ऑल्दो हम ये सब नहीं सोचते आजकल, लेकिन फिर भी। सो यू शुड राइट इट डेमोन्स्ट्रेट, इट डेमोन्स्ट्रेट नंबर वन बैलेंस, बैलेंस इन आवर राइट अप। नंबर टू इवेल्युएशन स्किल्स, इवेल्युएशन स्किल्स, राइट। अच्छा भाई, ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला यानी इसका स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, इधर देखना। मैं अगर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं पहली चीज़ एक ट्रांजिशन वर्ड डालूंगा। लेट सपोज मैं ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, आई कैन यूज अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लेट सपोज मैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं अपने पास एक और वर्ड है वो यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज लेट सपोज एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स लाइक दिस इज गोइंग ऑन, बट इन द रियलिटी दिस हैपेंस। तो ये क्या है, ये बात करने का तरीका को यूज़ कर सकते हो। जरा इसका स्ट्रक्चर चेक करना। द स्ट्रक्चर seems to be, ऐसा लिखना। ऑल्दो इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, while इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जब तुम एक, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बता दो, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को या पूरे कंपैरिजन बेस्ड राइटर स्ट्रक्चरल वैरायटी को तुमने अराउंड 2 लाइंस के अंदर मैक्सिमम
Yes, sir. नेक्स्ट आ जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर आता है वो क्या है, जरा देखना। हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेट्स सी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखो। एक एग्जांपल लिखना, राइट डाउन ऑल्दो, ऑल्दो zoo may appear educational, educational, but many animals, many animals still suffer in captivity। ठीक है, still suffer in captivity। ये हमारे पास इसका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, ऐसा लिखना, while social media, while social media connects people, connects people globally, globally, it can also, it can also isolate individual, it can also isolate individuals emotionally। ठीक है, ये मेरा एक और स्टेटमेंट है जिसमें मैंने क्या किया, आई जस्ट कंप्लीटेड माई सेंटेंस, आई जस्ट राइट इट इन अ मैनर कि मैंने अपने पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट डाला कि भाई सोशल मीडिया तो लोगों को ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है, गुड वन। फिर मैंने अपने पास इसमें एक नेगेटिव इफेक्ट पुट ऑन किया, इन विच आई आस्क्ड देम, इन विच आई टोल्ड देम कि भाई साथ में दूसरा इम्पैक्ट भी तो है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो शाय हैं, दे आर नॉट, उनको आइसोलेट भी कर दिया, राइट। सो इससे हमारे पास क्या हुआ, वी आर एबल टू पुट अ राइट कॉन्ट्रास्ट इन देम। ठीक होगी बात यहाँ तक? क्या यहाँ तक की बातें समझ आ रही है? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको यहाँ पे अपने पास कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने जो कभी बताया तुम्हें, जो स्ट्रक्चरल वैरायटी मैंने तुम्हें अभी बताई है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या मैं लिख भी देता हूँ इसको। ये तुम्हारे पास जो अभी मैंने स्ट्रक्चरल आई है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। सिंपल आंसर है, ये देखो एग्जामिनर का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। योर एग्जामिनर लव व्हेन यू पुट ऑन सम एनालिटिकल थिंकिंग्स, व्हेन यू पुट ऑन सम इवैल्यूएशन। उसकी नजर में ये जो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली तुम्हारी थिंकिंग है, ये बेसिकली तुम्हारा इवैल्यूएशन है, राइट। सो इसके लिए अपने पास ये लिख लो, बल्कि नीचे नहीं ऊपर ही कहीं लिख लेते हैं, इधर ही लिख लो, कंसीडर्ड एज एनालिटिक थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग विच एग्जामिनर लव्स, राइट। ये हमारे पास वो चीज आ गई, गुड वन। आगे आ जाते हैं। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चरल वैरायटी, लास्ट स्ट्रक्चरल वैरायटी जो अपने पास यहाँ पे देखने जाओ, लिखना अपने पास नंबर 5, रूल ऑफ थ्री। अच्छा भाई, रूल ऑफ थ्री भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज करके भाई, वी कनेक्ट थ्री आइडियाज, वी क्रिएट अ रिदम, एंड हम इसको यूज करके तीन आइडियाज को कनेक्ट करते हैं एंड उसको फ्लो में मेंटेन भी करते हैं। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फिर इसको देखते हैं। तो ये भी तुम्हारे पास अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारे पास तुम्हारे राइटअप में एक थिंकिंग का प्रोसेस डालता है। लिखना, यूजिंग थ्री कनेक्टेड आइडियाज क्रिएट्स, क्रिएट्स
rhythm creates what? Creates rhythm. And even जब डेली लाइफ में या नॉर्मली जब तुम अपने पास एग्जाम अपने पास यहाँ पे क्या नाम है स्पीच दे रहे होते हो, सो दिस इज बेसिकली कंसीडर्ड एज मोस्ट पावरफुल स्पीकिंग टेक्निक. लाइक जब तुम अपने पास कोई स्पीच वगैरह देते हो या तुम नॉर्मली अपने पास इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस यू आर गिविंग अ स्पीच, तो डेफिनेटली हम ये चीज यूज करते हैं, राइट? अब अपने पास यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख, ऐसा लिखना. सबसे पहला यू राइट अप अ फर्स्ट आइडिया. ये आ गया हमारा आइडिया वन. उसके बाद हमने उसमें फ्लो बिल्ड किया एंड देन वी राइट आइडिया टू. एग्जाम्पल देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी. देन वी राइट आइडिया थ्री. तो ये हमें इस तरीके से लेकर चलना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे पास एक पर्टिकुलर इवेल्युएशन एनालिसिस इसके मार्क आपको मिलेंगे. एक छोटी सी चीज चेक करना. ओके एक छोटी सी चीज चेक करना, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए. राइट डाउन एग्जांपल. एग्जांपल नंबर वन. एनिमल एनिमल्स लूज फ्रीडम. लूज फ्रीडम. दे सफर स्ट्रेस एंड एंड experience and experience unnatural life. Oh, sorry. Unnatural lives. ये पहली एग्जांपल है. लेट्स सपोज मैंने इसी पे बात करी. सेकेंडली मैंने अपने पास यहाँ पे तुम लोगों पे बात की, ठीक है? तुम लोग कौन हो इस वक्त? यू आर अ कैंडिडेट, यू आर अ स्टूडेंट, राइट? सो आई राइट इन अ मैनर दैट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स need discipline. Students need what? Discipline. Motivation. Motivation. And confidence to succeed. And confidence to succeed. राइट? ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सेकंड एग्जांपल. इसी तरीके से चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स है. पॉल्यूशन पे लिख लो. पॉल्यूशन पे अगर आगे कैसे लिखेंगे? द पॉल्यूशन डैमेजेस आवर हेल्थ, इट डिस्ट्रॉय आवर इकोसिस्टम एंड इट इवन थ्रेटन आवर फ्यूचर जनरेशंस. सही, तो वी कैन मेक अप मेनी रूल ऑफ थ्रीज इफ वी वांट. अगर अगर हम अपने पास सही से काम करें, सही से चीजों को बिल्डअप करें, तो स्ट्रक्चरल वैरायटी रूल ऑफ थ्री बहुत आसान. नाउ फाइनली द लास्ट थिंग, क्यों यूज करूं मैं इसको? तो पहली चीज, जब एज अ एग्जामिनर ये चीज वो रीड कर, एज अ चेकर वो तुम्हारे पास तुम्हारी स्पीच रीड कर रहा है, उस दौरान जब तुम्हारे पास यहाँ पे ये रूल ऑफ थ्री आएगा, ये क्या करता है? नेचुरल साउंड देता है. मतलब उस टाइप से नहीं, इट साउंड्स नेचुरल. इट विल बी लाइक ये तुम्हारे पास बिल्कुल ही फ्लुएंट काउंट होगा. एक रिदम क्रिएट करेगा तुम्हारे पास, एक प्रोफेशनल साउंड करवाएगा तुम. जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चरल वैरायटी यूज करने की वजह से यू विल गेट अ गुड मार्क्स ऑन योर नॉट ओनली evaluation प्लस योर एनालिसिस प्लस योर डेवलपमेंट प्लस योर evaluation. इन सब पे तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड इवन ग्रामर इनमें सही रखो, स्पेलिंग सही रखो, तो उसके भी डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे अलॉन्ग विद पंक्चुएशन. सो मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ आई? यू गेट ऑल द स्पीच स्ट्रक्चर वैरायटी. डन विद द स्पीच राइटिंग. हमने अपने पास स्पीच राइटिंग के अंदर जो भी चीजें थी कवर करने के लिए वी आर डन विद दैट. एंड नाउ द रिमेन पार्ट जो हमारे पास है, दैट इज द सैंपल ऑफ स्पीच राइटिंग. ऑल्सो सैंपल के साथ हम अपने पास इसका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे इन द कमिंग वीक. सो उसको भी हम देख लेंगे अपने पास. सो फिलहाल हमने अपने पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल वैरायटी जो हमने लास्ट की, उसके बाद वी आर डन विद द लर्निंग कंटेंट. ओनली जस्ट सम ऑब्जर्वेशंस जो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि मैं किस तरीके से अपनी स्पीच राइटिंग को शेप दूंगा, कैसे इसको अपने पास लिखूंगा. सम न्यू सैंपल्स बेसिकली तुम यहाँ पे देखोगे आज. ठीक है? Okay, sir. सही sir. Clear है? Yes, sir. यहाँ Clear. पे चलते हैं. Sir, इसकी PDF Okay. जरूर send कीजिएगा. So we'll keep it till here for now and we'll resume in the next class. Okay, Hafiz, sir. Payman.